ऐसा बाप नहीं चाहिए। एक बड़े शहर में रतनलाल अपनी बेटी संध्या और छोटे बेटे कुणाल के साथ रहता है। रतनलाल बहुत गरीब है और शराबी किस्म का आदमी है। वो रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन कर रहा है। रतनलाल एक अधेड़ उम्र के आदमी योगेश्वर को कभी कभी अपनी रिक्शा से मार्केट या मंदिर छोड़ता है और कभी कभी बाजार से उसका सामान भी ले आता है। एक दिन रतनलाल योगेश्वर से कहता है, साहब, आपके पास गाड़ी है, फिर भी आप कभी कभी रिक्शा से क्यों जाते हो? इन शहर की गलियों को आराम से देखना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। अरे रतनलाल, रुको तो। मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी को कुछ पैसों के बदले किसी को दे रहे हो। अभी किसी को बेचे नहीं तो क्या करे साहब। एक छोटा बेटा है, उसको पढ़ाना भी है, उसकी देखभाल भी करनी है, और अगर मैं बेटी को घर में रखूंगा तो उसकी शादी कैसे करूंगा साहब। तुमको कितने पैसे मिल रहे हैं? अब 50,000 साहब। देखो, मैं तुमको पूरे 20 लाख रुपए देता हूँ। तुम अपनी बेटी संध्या को मुझे दे दो। हैं? अब 20 लाख? धन्यवाद साहब, धन्यवाद। मैं कल ही उसे आपके पास छोड़ जाऊंगा साहब। अगले दिन रतनलाल संध्या को हमेशा के लिए योगेश्वर के यहाँ छोड़ आता है और बदले में 20 लाख रुपए लेकर घर आ जाता है। रतनलाल जिंदगी में पहली बार इतने पैसे पाकर बौखला गया। उसने एक अच्छा घर लिया। कुणाल, अब हमें कोई चिंता नहीं है, तू अब अच्छे से पढ़, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। पापा, मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। अरे तूने अगर ज्यादा बकवास की ना तो बहुत मारूंगा। कल से तू अच्छे स्कूल में जाएगा तो जाएगा, हाँ बस। कुणाल का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो जाता है, लेकिन आए दिन स्कूल से शिकायत आती ही रहती है। 10 साल बाद एक दिन प्रिंसिपल मैडम रतनलाल को स्कूल में बुलाती है। रतनलाल, आपका बेटा कुणाल बहुत आवारा हो गया है और ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है, बल्कि उसका दिमाग गलत कामों में जा रहा है। अब मैं उससे बात करूंगा मैडम। ठीक है, आज ये आखिरी मौका है, अगली बार तो मैं उसे स्कूल से ही बाहर निकाल दूंगी। रतनलाल घर आ जाता है और कुणाल से कहता है, कुणाल बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगा रहा हूं, फिर भी तुम स्कूल में सही से क्यों नहीं पढ़ते हो? आप तो रहने ही दीजिए, मैं सब जानता हूं कि ये पैसा कहां से आया है। और वैसे भी अब ये पैसा मेरा है, मेरा जो भी मन होगा मैं करूंगा। आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं जाने वाला। रतनलाल को अपनी बेटी की याद आती है और वो रोने लगता है। 5 साल बाद कुणाल एक दिन एक लड़की को शादी करके घर ले आता है। पिताजी, ये मेरी पत्नी है स्वीटी। तुमने शादी कर ली? हाँ, शादी कर ली मैंने, दिखाई नहीं दे रहा? और अब से आप फिर से कमाना शुरू कर दो, बहुत बैठ कर खा लिया। कुणाल, तुम इस बुड्ढे को घर में क्यों रख रहे हो? देखो ना, ये शराब पीता है, इसे घर से बाहर निकाल फेंको। अरे स्वीटी, ये मेरे पापा है, कैसे बाहर निकाल दूं? और वैसे भी घर में कोई तो चाहिए ना काम करने वाला, नौकर समझ कर रख लो। इस बुड्ढी को तो घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी मैं कब तक इसके लिए खाना बनाऊंगी? स्वीटी एक दिन घर के बाहर पार्क में अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है। तभी वो रतनलाल को बुलाती है। पिताजी, मेरे कमरे में मैं अपना फोन छोड़ आई हूँ, जरा ला कर तो देना। हाँ जरूर, अभी लेकर आता हूँ। रतनलाल फोन लेकर आ जाता है। कुछ समय बाद स्वीटी के फ्रेंड्स भी चले जाते हैं। स्वीटी अंदर आकर शोर मचाती है, चोर चोर। कहाँ है चोर? मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। अरे ये अलमारी खुली पड़ी है, जरूर किसी चोर ने ही खोली होगी। अरे कौन आया था यहाँ? यहाँ तो पिताजी आए थे बस। अरे बहू, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे तो आप पर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं है पिताजी, क्योंकि जब आप पैसे के लिए दीदी को बेच सकते हो तो आप चोरी भी तो कर ही सकते हो। अरे लेकिन वो सब तो मैंने तेरे भले के लिए किया था ना। मैं तो कहती हूँ कि हमें इनकी कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, चलो। स्वीटी और कुणाल दोनों रतनलाल के कमरे की तलाशी लेते हैं और उन्हें वहां स्वीटी की ज्वेलरी और पैसे मिल जाते हैं। मैं तो पहले ही जानता था कि चोर आप ही हो। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। रतनलाल आंखों में आंसू लिए घर से निकल जाता है। स्वीटी मन ही मन सोचती है, आज तो मेरी प्लानिंग सफल हो गई।
जैसा मैं चाहती थी ऐसा ही किया और बड़ी आसानी से उस बुड्ढी को चोरी का इल्जाम लगाकर घर से भगा दिया। रतनलाल की हालत अब ज्यादा खराब हो गई और वो सड़क पर बैठकर भीख मांगकर खाने लगा। एक दिन वहां एक गाड़ी आकर रुकी और सड़क पर बैठे सभी भिखारियों को अपने सेंटर ले गई। एनजीओ की मालिक संध्या एक एक करके सभी को सुविधा मुहैया कराती है। तभी उसकी नजर रतनलाल पर पड़ती है। पिताजी, संध्या तू? पिताजी आपकी ये हालत कैसे हुई? ये सब मेरे बुरे कर्मों की सजा है जो मुझे मिल रही है। मुझे माफ कर दे बेटी। पिताजी, मैं आप पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं, क्योंकि आपने मुझे यहाँ भेजकर अच्छा ही किया। मेरी जिंदगी बदल गई। लेकिन ये सब हुआ कैसे बेटा? आप ये नए कपड़े पहनो, तब तक मैं योगेश्वर अंकल को बुला कर लाती हूँ। योगेश्वर अंकल? हाँ अंकल। योगेश्वर जी ने तुझसे शादी नहीं की थी? नहीं तो पापा, उन्होंने तो मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि मैं आज सबकी सेवा कर पा रही हूँ। रतनलाल पश्चाताप करके रोता रहता है। तभी योगेश्वर भी वहां आ जाता है। रतनलाल जी, आपकी ये हालत कैसे हुई? इतने सारे पैसों के बावजूद भी? क्योंकि मैंने बेटे और बेटी में भेदभाव किया था। लेकिन आपने ये कैसे किया? मुझे ये जानना है, बताइए। सालों पहले जब संध्या छोटी थी, तब मैंने एक बार एक आदमी से तुम्हें बात करते हुए सुना था, जो कुछ पैसों में संध्या को तुमसे खरीद कर शादी करना चाहता था। मैं उस समय एनजीओ में बच्चों के लिए ही काम कर रहा था और मैं किसी भी लड़की की जिंदगी खराब होते नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने अपने जीवन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा तुम्हें दे दिया था। सच में कितना गलत था मैं। मुझे माफ कर दो। अब आप दोनों मेरे साथ घर चलो और आज मैं अपना सच्चा प्रायश्चित करना चाहता हूं। योगेश्वर और संध्या रतनलाल के साथ घर जाते हैं। स्वीटी दरवाजा खोलती है। चोर भिखारी, तू फिर से आ गया? चल भाग यहाँ से बुड्ढे। ये घर तुम्हारे बाप का नहीं, मेरा है। बाहर निकलो यहाँ से। रतनलाल कुणाल और संध्या को घर से बाहर निकाल देता है। योगेश्वर जी, अब ये घर आपका है और अब आप यहाँ एक और एनजीओ खोल सकते हैं। शायद अब ये सच्चा प्रायश्चित है। संध्या अपने पिता के गले लग जाती है। पति, पत्नी और नौकरानी। शीतल और अभिमन्यु की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसकी वजह से शीतल और अभिमन्यु परेशान रहते थे। लेकिन उन दोनों से ज्यादा परेशान थी शीतल की सास, यानी अभिमन्यु की माँ जानकी देवी। जानकी देवी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी उनकी गोद में पोता या पोती आ जाए, और इसीलिए वो अपनी बहू शीतल को लेकर एक दिन हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर मैडम, जरा ठीक से चेक करके बताइए ना। कई बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया है, लेकिन मेरी बहू माँ ही नहीं बन पाती। मैंने शीतल को बहुत अच्छे से चेकअप किया है। देखिए, बात यह है कि शीतल के अंदर माँ बनने की कैपेसिटी नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब? कोई तो इलाज होगा ना, कोई दवाई दे दीजिए। देखिए, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। आई एम सॉरी टू से, लेकिन शीतल कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि उसके यूट्रस में अंदर से ही कुछ प्रॉब्लम है। घर आने के बाद क्या हुआ माँ? कहाँ लेकर गई थी आप शीतल को? अरे कहाँ लेकर जाती, डॉक्टर मैडम के पास ले गई थी। लेकिन तेरी बीवी तो कभी माँ बन ही नहीं सकती। मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती? अगर अंदर से कोई प्रॉब्लम है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। जानती हूँ, ये बात डॉक्टर के मुंह से सुन चुकी हूँ। अब दोबारा मेरे सामने इस बात का गाना मत गा। अरे माँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सोचते हैं ना कुछ। अरे क्या सोचेगा तू? जब डॉक्टर कह चुका है कि तेरी बीवी माँ नहीं बन सकती, तो बता क्या सोचेगा तू? कहाँ से लाएगा बच्चा? माँ, ये तो मैं भी नहीं जानता। अभिमन्यु, क्यों ना हम अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले आए?
क्या फर्क पड़ता है बच्चा हमारा हो या गोद लिया हुआ। हाय बड़ी बातें बनाने वाली, क्या फर्क पड़ता है। अरे क्यों फर्क नहीं पड़ता? मुझे इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए मेरे बेटे का खून चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। लेकिन माँ अब जानती है कि ये अब पॉसिबल नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। मैं किसी पराये की औलाद को इस घर में अपना पोता या पोती बन के बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। मेरा वंश मेरे बेटे के खून से ही आगे बढ़ेगा। लेकिन मम्मी जी ऐसा कैसे हो पाएगा? आप अच्छी तरह जानती है ना, मेरा और अभिमन्यु का बच्चा नहीं हो सकता। तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी और अपनी दूसरी बीवी से ये मुझे बच्चा पैदा करके देगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं किसी और से शादी नहीं करने वाला। मेरे रहते हुए आप अभिमन्यु की शादी किसी और से करवाएंगी मम्मी जी? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तू बस देखती जा बहू, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। कुछ दिनों के बाद, अभिमन्यु, मैंने तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है। माँ मैं आपको कितनी बार समझाऊं, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। पहले मेरी बात सुन। ये जो चमेली है ना, हमारे घर में काम करने आती है, वो तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। मम्मी जी, आप अभिमन्यु की शादी एक नौकरानी के साथ करवाएंगी? वो इसलिए क्योंकि चमेली दिखने में बहुत खूबसूरत है, बच्चा भी सुंदर ही होगा। मम्मी जी, लेकिन एक बच्चे के लिए अपने बेटे की शादी नौकरानी के साथ करवाना, क्या ये सही है? अगर अभिमन्यु ने शादी नहीं की ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब देख लो, अगर तुम्हें अपनी माँ की जान प्यारी है तो तुम्हें इस नौकरानी के साथ शादी करनी ही होगी। इस तरह जान की देवी अपने बेटे अभिमन्यु की शादी नौकरानी चमेली के साथ करवा देती है। कुछ दिनों के बाद, नौकरानी से मालकिन बन के तो मजा आ गया, अब तो मैं इस घर की मालकिन हूँ। देखो, अपने आप को ज्यादा मालकिन समझने की कोशिश मत करो। एक बार तुम्हारा और अभिमन्यु का बच्चा इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद तुम इस घर से हमेशा के लिए चली जाना। अरे जाओ जाओ, किसी और के आगे बातें बनाना, एक बच्चा तो पैदा नहीं कर सकी। बढ़िया आई, जाओ जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। नौकरानी मैं हूँ या तुम? मम्मी जी देखिए ना, शीतल मुझसे किस तरह से बात कर रही है। शीतल, तुम्हें पता है ना चमेली प्रेग्नेंट है, मेरे बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो जैसा कहती है वैसा करो। लेकिन मम्मी जी, वो मुझे नौकरों की तरह ट्रीट कर रही है। अरे तो करेगी ना, वैसे भी बहू तुम हो किस काम की, एक बच्चा तो पैदा नहीं कर सकती। जाओ अब घर के सारे काम करो और चमेली को आराम करने दो। थैंक यू मम्मी जी, भगवान आपका भला करे। आप नहीं होती तो मैं नौकरानी से महारानी कैसे बनती? देखो, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। खूब खाओ पियो, मजे की जिंदगी जियो, लेकिन बस मुझे एक बच्चा पैदा करके दे दो। कुछ दिनों के बाद, मम्मी, बच्चे के लिए आपने मेरी शादी चमेली के साथ करवा तो दी, लेकिन दिन और रात का चैन मिट गया है। सारा दिन शीतल और चमेली की बहस चलती रहती है। अब शीतल को इस घर में रखने से क्या होगा? मैं तो कहती हूँ उसे घर से निकाल दो, है भी किस काम की। मैं ऐसा नहीं कर सकता माँ, वो मेरी पत्नी है, उससे बहुत प्यार करता हूँ मैं। तुम्हारी पत्नी चमेली है, चमेली, उससे प्यार करो। अरे तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली है वो। अभिमन्यु, मैं खुद ही इस घर से चली जाती हूँ। वैसे भी अपने ही घर में नौकरों की तरह रहकर परेशान हो चुकी हूँ। घर की नौकरानी मेरे ऊपर हुक्म चलाती है, वो तुम्हारी पत्नी बन चुकी है। अब मेरा इस घर में क्या काम? अभिमन्यु के बार बार रोकने पर भी शीतल उस घर से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद चमेली एक बच्चे को जन्म देती है। भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे बेटे का घर भर गया, उसका अपना बच्चा इस दुनिया में आ गया। मम्मी जी, बच्चे को हाथ लगाने से पहले मेरी एक शर्त तो सुन लो। तुम कहना क्या चाहती हो चमेली? आपकी मम्मी को बहुत शौक था ना अपने पोते को खिलाने का। अब देखो, इस दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई कीमत तो होती है। तुम अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, बच्चा तुम्हारे नाम। अरे लेकिन मैंने अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवाई है, अब ये सौदेबाजी कहाँ से आ गई? जो औरत अपनी बहू को घर से निकाल कर एक नौकरानी के साथ अपने बेटे की शादी करवा दे, वो तो सौदेबाजी कर ही सकती है ना। उसका कैसे भरोसा कर सकते हैं? मुझे बस आप लोगों की प्रॉपर्टी चाहिए, उसके बाद ही बच्चे को आप हाथ लगा सकते हैं। मैंने कहा था ना मम्मी,
आप गलत कर रही हैं। देखिए, उसका नतीजा आपके सामने है। जब शीतल को पता चलता है कि अभिमन्यु और चमेली का बच्चा दुनिया में आ गया है तो वो अपने घर पहुंचती है। अभिमन्यु, कहाँ है आपका बच्चा? क्या मैं उसे देख सकती हूँ? कुछ भी मत पूछो शीतल। माँ की हुई एक गलती हम लोगों पर भारी पड़ रही है। वो नौकरानी अपनी औकात पर आ गई है और अब हमसे अपनी आधी प्रॉपर्टी मांग रही है, वो भी बच्चे के बदले में। एक बात कहूँ अभिमन्यु, आप उससे कुछ भी देने से मना कर दो। अरे कैसी बात कर रही हो? मेरे बेटे की औलाद है उसके पास, ऐसे कैसे मना कर दे? मम्मी जी, वो अभिमन्यु का बच्चा नहीं है, वो चमेली और उसके बॉयफ्रेंड का बच्चा है। ये तुम क्या कह रही हो शीतल? ये देखिए वीडियो। चमेली और उसका बॉयफ्रेंड आपस में बातें कर रहे हैं कि उन दोनों ने मिलकर आपको बेवकूफ़ बनाया है और अब इस बच्चे के बदले आपसे प्रॉपर्टी भी हड़प लेंगे। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? ना तो बच्चा मिला और अपने बेटे की नौकरानी के साथ शादी करवा दी सो अलग। अब क्या होगा? मुझे माफ़ कर दो शीतल, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। अभिमन्यु, मैंने कहा ना, उस नौकरानी को उसके बच्चे सहित इस घर से बाहर निकाल दो। लगता है मेरे अभिमन्यु का बाप बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। अभिमन्यु, अपनी मम्मी से कहो कि परेशान ना हो। आपको याद है एक बार हम एक IVF सेंटर गए थे, मैंने फिर से वहाँ जाकर बात की थी और आपको पता है इस बार मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि हमने वहाँ पर प्रोसीजर करवाया था जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और इस बात का पता मुझे बस कुछ महीने पहले ही लगा है। हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है अभिमन्यु। मुझे माफ़ कर दो शीतल बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं माँ, लेकिन अब हमें उस धोखेबाज नौकरानी को इस घर से बाहर निकालना है और इस घर की मालकिन को वापस घर लाना है, वो भी अपने बच्चे के साथ।